और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात एविएशन में आई क्रांति की करेंगे। अमेरिका के ईस्ट हैम्पटन से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक एक इलेक्ट्रिक विमान ने आधे घंटे में सफर पूरा किया। इस सफर में विमान में 4 यात्री सवार थे। एविएशन के सेक्टर में ये इतिहास रचा है। बीटा टेक्नोलॉजीज के CX-300 विमान ने और एक यात्री ने 130 किलोमीटर के सफर के लिए महज $8 पे किया, यानी टैक्सी से भी सस्ता किराया। यानी इस शानदार शुरुआत के बाद कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इन इलेक्ट्रिक विमानों से एविएशन की दुनिया बदल जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि आप एक विमान से हवाई यात्रा करें और 130 किलोमीटर की दूरी तय करने में महज $8 यानी करीब 700 रुपए लगे। यानी ये लागत एक कैब से भी सस्ती होगी। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है, और वो भी एक इलेक्ट्रिक विमान के जरिए। बीटा टेक्नोलॉजीज का आलिया CX-300 विमान यात्रियों को लेकर सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाला पहला ऑल इलेक्ट्रिक विमान बन गया है। विमानन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी कम लागत में किसी इलेक्ट्रिक विमान ने इतनी लंबी दूरी तय की हो। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में विमान ने ईस्ट हैम्पटन से अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक उड़ान भरी थी, जिसमें 4 यात्री सवार थे, और इसने मात्र 30 मिनट में लगभग 17 समुद्री मील यानी करीब 130 किलोमीटर की दूरी तय की। So this is a 100% electric airplane that just flew from East Hampton to JFK with passengers on it, which was a first for the New York Port Authority, for the New York area, and we covered 70 odd nautical miles. इस इलेक्ट्रिक विमान की एक खासियत ये भी रही कि शोर करने वाले इंजन और प्रोपेलर की कमी के कारण यात्री पूरे समय आराम से बातचीत करने में सक्षम थे। इसको लेकर बीटा टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और CEO काइल क्लार्क ने कहा है कि ये 100% इलेक्ट्रिक विमान है, जो यात्रियों के साथ ईस्ट हैम्पटन से JFK तक उड़ा और 35 मिनट में 17 समुद्री मील की दूरी तय की। Reduce the cost of flying. Charging this thing up and flying out here cost us about $8 in fuel, right? Of course, you have to pay for the pilot, you got to pay for the airplane, but fundamentally it's way less expensive. It's quieter, so the communities are happier. It's a simpler aircraft, so you're quiet, you're accessible, and people love flying it. If you ask the passengers how they liked it, we could talk to each other the whole time. There's no propeller in front of you, there's no jet engine. It's just a quiet whooshing across the plane. दावा है कि इस विमान को चार्ज करने और उड़ान भरने में ईंधन पर करीब $8 का खर्च आता है। हालांकि इस विमान के पायलट और एयरपोर्ट के लिए खर्च देना पड़ता है, लेकिन मूल रूप से ये बहुत कम खर्च में ऑपरेट किया जा सकता है। बीटा टेक्नोलॉजीज का कहना है कि CX-300 में जो सुविधाएं दी गई हैं, उससे इलेक्ट्रिक विमान से हवाई यात्रा को यात्रियों के बीच लोकप्रिय होने में बहुत समय नहीं लगेगा। बीटा टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिक एविएशन पर 2017 से काम कर रही है। उसके बनाए विमान CX-300 में रेगुलर टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम है, और ये एक बार चार्ज होने पर 463 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से इसे इजाजत मिल जाएगी। वैसे इस विमान और इसकी उड़ान की चर्चा हर तरफ हो रही है, और उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले वक्त में इसकी वजह से आम आदमी के लिए हवाई यात्रा कम खर्चीला तो होगा ही, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये एक नया आयाम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस इलेक्ट्रिक फ्लाइट से सफर ना सिर्फ आसान था बल्कि किफायती भी था। इंजन के शोर और कंपन नहीं होने से फ्लाइट में यात्री आराम से बातचीत कर सकते थे। तो क्या ये माना जाए कि उड़ान भरने वाली टैक्सियों का दौर अब शुरू होने जा रहा है? आने वाले समय में तो कम से कम ऐसा लग ही रहा है। दरअसल बीटा टेक्नोलॉजीज एलिया 250 eVTOL नाम की फ्लाइंग मशीन बना रही है। इस फ्लाइंग मशीन की खासियत यह है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है। इससे अपनी जगह पर खड़े खड़े इलेक्ट्रिक प्लेन भी उड़ान भर सकेंगे। ऐसा होने से बैटरी पर असर भी काफी हद तक कम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट से हवाई यात्रा में तकनीकी क्रांति आएगी। बिना इंजन की आवाज और धुएं का सफर होगा, और वो बेहद ही कम खर्चे पर। इसका एक और फायदा आपको बताते हैं, वो ये है कि वातावरण में प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। अब देखिए, इस साल के अंत तक अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से इलेक्ट्रिक प्लेन को मंजूरी मिल जाएगी। लॉस एंजलिस ने 2028 के लिए आर्चर एविएशन को आधिकारिक एयर टैक्सी पार्टनर भी चुन लिया है। वैसे में माना जा रहा है कि 2028 में उड़ती टैक्सी का सपना जो हम देख रहे हैं वो सच होने वाला है।
और अब बात ईरान इजराइल में हुए सीज फायर की कर लेते हैं। दरअसल जिस पल का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, 12 दिनों के संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट में वो दिन आ गया। ट्रंप के सोशल मीडिया पर ऐलान के बाद आज से ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की शुरुआत हो गई है, यानी कि मिडिल ईस्ट में लंबे संघर्ष के बाद अब शांति बहाली की शुरुआत हो गई है। बारह दिनों से ईरान इजराइल के बीच जारी जंग आखिरकार समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। ईरान के स्टेट टेलीविजन ने घोषणा की है कि इजराइल के साथ सीज फायर की शुरुआत हो चुकी है। जंग की आग में धधक रहे मिडिल ईस्ट में शांति की सुगबुगाहट तब सुनाई दी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर बयान जारी कर सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:32 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने दावा किया कि 6 घंटे बाद यानी करीब 9:30 बजे से सीज फायर की शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत ईरान करेगा। ट्रंप ने लिखा, बधाई हो सभी को, ईरान और इजराइल ने सीज फायर पर सहमति बना ली है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे पालन करना होगा। जैसे ही ईरान सीज फायर का पालन करेगा, अगले 12 घंटे में इजराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद औपचारिक तौर पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया। इस बार ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा, शांति। मुझे पता था कि अब समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का भविष्य असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दें। हालांकि ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल पर ईरान ने फिर मिसाइल दागा, लेकिन फिर सीज फायर के वक्त के मुताबिक तेहरान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जता दी, जिससे 12 दिनों के जंग के बाद शांति की उम्मीद बंध गई। कतर एक ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए है, उनके मन में है। ईरान के लिए ईरान से क्लोज माना जाता है और ये बात मैंने कल रात को भी कही थी कि जितने भी बेसेस थे मिडिल ईस्ट में, उन्होंने ईरान ने वही बेस चूज किया, कतर का ही बेस चूज किया। उनको पहले से बता दिया कि हम अटैक करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और जो पहला स्टेटमेंट आया था कतर से, उन्होंने निंदा तो ऑब्वियसली की थी, कड़ी निंदा की थी इस अटैक की ईरान से, लेकिन उसमें पीस की बात की थी, सीज फायर की बात की थी, नेगोशिएशन की बात की थी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से लेवरेज किया है कतर ने अपने रोल को, और क्योंकि वो अमेरिकन के भी क्लोज हैं। अभी आपने देखा था कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप जब मिडिल ईस्ट गए थे तो कतर गए थे, वहां पे कितनी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। इन्वेस्टमेंट लेके आए थे प्रेसिडेंट ट्रंप। तो मुझे लगता है यही जो हम बात करते हैं बैक चैनल्स के, अगर युद्ध हो भी रहा है तो आई थिंक कतर हैज प्रूवन अगेन कि उसके बहुत अच्छी रीच है और दे हैव बीन एबल टू कन्विंस ईरान। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है कतर ने। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर अटैक कर दिया था। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचों पर हमले शुरू कर दिए। इस हमले में ईरान के कई सैन्य जनरल और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, जिसके बाद ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। दिन बीतने के साथ ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज होती चली गई। दोनों मुल्कों के बीच जंग तब और बेकाबू होती दिखी जब इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर B-2 बॉम्बर और मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु साइट्स को तबाह कर दिया। बाद में ईरान ने भी कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया, लेकिन ट्रंप ने ईरान पर हमला नहीं करने का ऐलान किया। इस हमले के एक दिन बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया, जिस पर दोनों मुल्कों ने हामी भर दी। सीज फायर का स्वागत पूरी दुनिया ने किया। भारत का शेयर बाजार इस खबर से झूम उठा और कई दिनों से ऊहापोह की स्थिति से गुजर रहे शेयर बाजार में तगड़ी उछाल देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो अमेरिका के जिस B-2 बॉम्बर ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाकर तबाह किया, ट्रंप ने शांति बहाली के बीच में अपने उस B-2 बॉम्बर की तारीफ की है। ट्रंप ने B-2 विमान के पायलट और उस ऑपरेशन से जुड़े तमाम लोगों की प्रतिभा और साहस को सलाम किया। B-2 बॉम्बर ने ईरान पर हमले से पहले 37 घंटे की उड़ान भरी थी और फिर ईरान पर जबरदस्त प्रहार किया था। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री की जितनी चर्चा है, उतनी ही चर्चा में उसका सैन्य विमान B-2 बॉम्बर भी है। हवा में उड़ते इस टाइटैनिक को अमेरिकी डिफेंस की रीढ़ कहा जाता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये विमान। B-2 स्प्रिट 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ बॉम्बर है। इसने पहली बार साल 1989 में उड़ान भरी थी। वहीं साल 1999 में कोसोवो युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानियों को भगाने के लिए साल 2001 में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था। उस दौरान अमेरिका ने 5 B-2 बॉम्बर का प्रयोग तालिबानियों के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए किया था और अभी हाल ही में ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर बम बरसाकर ये चर्चा में बना हुआ है। ये विमान अपने आप में काफी खास है। 66 फीट लंबे और 17 फीट ऊंचे इस बॉम्बर के पंखों का फैलाव 172 फीट है। इसका डिजाइन सिलहूट और फ्लाइंग विंग जैसा है। इतना ही नहीं, बॉम्बर में रडार से भी गायब होने की तकनीक है। स्टील्थ तकनीक का ये विमान अमेरिकी रक्षा विभाग की रीढ़ माना जाता है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर को आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता है। ये विमान बेहद ऊंचाई पर भी आसानी से उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही दुश्मन के ठिकानों पर भी ये बेहद सटीकता से टारगेट करता है। B-2 बॉम्बर का निर्माण अमेरिका की नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी ने किया है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर की कीमत $3 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 17,000 करोड़। इस विमान का वजन 71,000 किलो है। इसके साथ ही 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये विमान 1,010 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेशुमार ताकत देता है। इसमें 40,000 पाउंड के पेलोड की क्षमता है। इतना ही नहीं, ये विमान हवा में रिफ्यूलिंग करने की क्षमता से भी लैस है, जो इसे लंबी दूरी तय करने में मददगार साबित होती है। इतना ही नहीं, इस विमान को अगर उड़ता हुआ होटल भी कहा जाए तो कम नहीं। ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान B बॉम्बर करीब 37 घंटों तक हवा में रहा। हवा में ही इसका ईंधन भरा गया। इतना लंबा वक्त विमान में गुजारने के बाद भी पायलट को कोई भी परेशानी नहीं हुई, तो उसकी वजह थी इस विमान की खास सुविधाएं। आपको बता दें कि B-2 स्प्रिट में बंक, माइक्रोवेव ओवन और स्नैक से भरा एक स्टोरेज रैक होता है। इसके अलावा इस विमान में खाने की चीजों में कैंडी बार, अनाज, सैंडविच, दूध और पीने के पानी के लिए भी खास इंतजाम होते हैं। विमान में पायलट के सोने की भी व्यवस्था होती है। इसके साथ ही टॉयलेट की भी सुविधा दी गई है। B-2 में अमूमन 2 पायलट होते हैं और उड़ान भरते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान दोनों पायलटों को विमान में ही खाना खिलाया गया और 37 घंटे तक उड़ान भरी। ताकत और सुविधाओं से लैस B बॉम्बर की अमेरिकी सेना में एक खास जगह है, जो अमेरिका के दबदबे को कायम रखने में पूरी भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुड न्यूज टुडे। तो पिछले 12 दिनों से ईरान इजराइल संघर्ष के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन भारत सरकार ईरान इजराइल में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है, जिसके तहत हर दिन इन मुल्क में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। अब तक ऑपरेशन सिंधु के तहत करीब 2500 भारतीय वापस लौट चुके हैं।
मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो 2 दिन में जो एम्बासी है वहाँ पे, और जेपी सिंह सर जो है वहाँ के एम्बेसडर, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करके सुरक्षित थे, और हमारे हॉस्टल से ही जाके हमें पिक किए, ऐसा नहीं कि कहीं पे, पूरा हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर से दूसरे बहुत अच्छे बॉस से काफ़ी अच्छे व्यवस्था के साथ, मतलब खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ला के हमें यहाँ पहुँचा दिए इंडिया एयरफोर्स में। वहाँ से आ रहे थे उस वक्त कैसी सिचुएशन थी, और क्या डर का माहौल था कि जल्दी से भारत पहुँचे और सुरक्षित? ये जो 2 दिन पहले जब यूएस ने फिर से अटैक किया, तब उससे पहले थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन यूएस अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा फिर से एस्केलेट हो गया, तो फिर हम सबको जल्दी में निकलना पड़ा। और जब हम रोड पे आ रहे थे तभी भी 2 बार मिसाइल का सायरन आ गया था, लेकिन हम सब सेफ है। सिचुएशन तो इस समय सीरियस है, बहुत पैनिक है, और हर समय पर सायरन, हम लोगों के एकेडमिक काम सब बंद है पिछले 1 हफ्ते से, और एक तरह से मेंटल ट्रामा आप कह लीजिए। हम लोग सोच रहे थे कैसे, क्योंकि हम लोग की एक टिकट थी 29 थी इस मंथ की, पहले से ऑलरेडी प्लान था, लेकिन फ्लाइट और एयर स्पेस सब बंद था, तो हम लोग सोच रहे थे अब कैसे जाएंगे। बस वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी जी दैट ही ब्रिंग बैक टू अस। कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? वहाँ पे डेंजर सिचुएशन। हाँ? डेंजर सिचुएशन। डेंजर सिचुएशन है, डर लग रहा था वहाँ पर? हाँ, सायरन बजता भी है, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा रात के 1 बजे बजता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं। अच्छा, तो उठना पड़ता है फिर? हाँ। तो उसके बाद सेफर जगह पे जाना पड़ता है? हाँ। तो अब अच्छा लग रहा है इंडिया के? हाँ, बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं? हाँ। इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे, वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी लगातार जारी है। सोमवार को भी एक विशेष विमान ईरान से भारतीय जत्थे को लेकर दिल्ली पहुंचा, जिसमें एक श्रीलंका का नागरिक भी शामिल था। वतन वापसी को लेकर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वापसी के लिए की गई व्यवस्थाओं की खूब तारीफ भी की। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर अपनों से मिलकर सभी को सुकून की सांस भी लेते हुए देखा गया। वतन वापसी और अपनों से मिलने की खुशी क्या होती है वो इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। एयरपोर्ट पर बाहर इंतजार करते परिजन को देखते ही ईरान से लौटे इन लोगों के चेहरे की चमक देखते ही बन रही। अपनों को अपने पास देखकर, उनसे गले मिलकर लोग जो सुकून महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों का कई जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। सोमवार शाम 7:15 बजे भी एक विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 290 लोगों की वापसी हुई। 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को लेकर जब विमान दिल्ली पहुंचा तो एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे परिजनों से मिलने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। जी, हमारी सरकार ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारे अदर कंट्रीज के भी दोस्त हैं, उनसे भी मैंने कंपेयर किया तो हमारा गवर्नमेंट जो है 10 आउट ऑफ 10 मैं उसको नंबर दूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सेफ्टी के साथ हम लोग इवैक्यूएटेड हुए। सबसे पहले हम यज़्द में स्टे किया और वहाँ पर अकोमोडेशन बहुत अच्छा था, हमें होटल में रखा गया, फिर फूड भी था वहाँ पर, सब कुछ अच्छे से था, सेफ भी था वो रीजन। उसके बाद फिर हमें मशहद में शिफ्ट किया गया 2 दिन के लिए, फिर वहाँ से हमें डायरेक्टली शिराज लाया गया बाय फ्लाइट। इस्फहान से इनको मशहद लाया गया और मशहद से फ़्लाइट थी। बहुत शुक्रगुजार है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के, जिन्होंने इनको वहाँ से इस हालत में निकाला। बहुत शुक्रगुजार है हम। रविवार शाम और रात में भी विशेष विमान भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। रविवार शाम 4:30 बजे 311 भारतीयों को ईरान के मशहद से दिल्ली लाया गया था, तो रात 11:30 बजे 285 भारतीयों की वापसी हुई थी। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के चलते भारत सरकार ने 18 जून को
ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत 19 जून को भारतीयों का पहला जत्था देश लौटा था। इसके बाद से उनकी वापसी का सिलसिला चल रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित वतन वापसी करवाई जा रही है। इस अभियान के तहत इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों को बस से जॉर्डन पहुंचाया जा रहा है। इजराइल से अब तक 604 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। उनकी निकासी जॉर्डन और मिस्र के रास्ते की गई है। एयर स्पेस के बंद होने से उन्हें तेल अवीव से सड़क के रास्ते जॉर्डन पहुंचाया गया। इजराइल से दिल्ली लौटने वाले पहले जत्थे में 161 भारतीय शामिल हैं। उनकी वापसी के लिए अम्मान से एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई। अगले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से 1200 भारतीयों की वतन वापसी होगी। इजराइल के तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के बढ़ते कदम की। अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों का खुलासा करने में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मिशन चंद्रयान और मंगलयान की कामयाबी से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की काबिलियत का परचम पहले ही लहरा रहा है। अब देखिए, मिशन गगनयान के तहत इसके जरिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। लेकिन गगनयान की उड़ान से पहले ही भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। पूरे देश की निगाहें शुभांशु शुक्ला के मिशन एक्सियोम 4 पर जाकर लगी हुई हैं। और इससे पहले ये मिशन तकनीकी खामी और मौसम की वजह से कई बार टला है, लेकिन अब सभी मुसीबतों को पार करते हुए शुभांशु कल उड़ान भरने वाले हैं। अपनी इस यात्रा के जरिए शुभांशु अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के नए युग की शुरुआत करेंगे। नासा और इसरो के संयुक्त मिशन के जरिए शुभांशु इस अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं। ये मिशन हिंदुस्तान के लिए कई मायनों में अहम है। शुभांशु 14 दिन तक ISS पर रहेंगे और देश के लिए कई तरह के प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष यात्रा का उनका यह अनुभव गगनयान मिशन में भी मददगार साबित होगा। अब हम आपको ये बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन क्या है। दरअसल स्पेस एजेंसी नासा और अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस मिलकर इस मिशन पर काम कर रहे हैं। इसरो भी इसका हिस्सा है। इस मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे। इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट गगनयान के लिए मिशन एक्सियोम 4 बेहद खास है। एक्सियोम 4 मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ कई अहम प्रयोग को अंजाम देंगे, जो भविष्य के स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मजबूत आधार देंगे। तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश की निगाहें एक्सियोम 4 मिशन पर हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से शुभांशु की स्पेस रवानगी का इंतजार थोड़ा सा और बढ़ गया है। देखिए, तैयारी पूरी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन सवाल यह है कि ऐन वक्त पर क्यों लॉन्च रुक गया। दरअसल लॉन्चिंग प्रक्रिया को कोई टेस्ट मानकों से होकर गुजरना पड़ता है। कई टेस्ट होते हैं। इसी क्रम में फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल की तैयारियों का जांच किया गया और इस दौरान लॉन्च पैड पर 7 सेकंड्स का हॉट टेस्ट किया गया, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव का मामला सामने आया। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इन मानकों पर मिशन का खरा उतरना काफी ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाना कोई आसान बात नहीं है। बेशक काम शुभ है, लेकिन कई चुनौतियां हैं। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचना है। साथ ही वहां रहने के दौरान अलग अलग प्रयोगों और एक्टिविटीज को पूरा करना है। शुभांशु को अपने शरीर को माइक्रोग्रेविटी के वातावरण में ढालना होगा, जो कई तरह के हेल्थ इश्यूज को जन्म दे सकता है। शुभांशु को मिशन के दौरान तय समय सीमा में कई तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों को भी पूरा करना होगा। तो जाहिर है चुनौतियां बड़ी हैं। शुभांशु को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके फूड और न्यूट्रिशन संबंधी सभी जरूरतें सही तरीके से पूरी भी हों।
देखिए, जिस चीज़ का हमें इंतजार है दिल्ली वालों को, आई एम श्योर कि आपको भी होगा। बारिश नहीं हो रही पूजा, है ना? अब हो सकती है बारिश। उम्मीद पर दुनिया कायम है, जैसे पूजा ने कहा। अब देखिए, दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऐसे ही मानसून बरस सकता है। पीछे जो तस्वीरें हैं, तेज़ हवाओं ने मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 24 जून यानी आज के लिए दिल्ली में मानसून के आने का पूर्वानुमान दिया हुआ है। देश भर में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून हर दिन एक नए इलाके में सक्रिय है। कहीं राहत देने वाली बारिश है तो कहीं इसका असर आम जनजीवन पर पड़ता हुआ हम देख सकते हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो वहीं कई राज्यों में जहां मानसून नहीं पहुंचा है वहां पर पहले ही इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली में रेखा सरकार की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है और दावा ये किया जा रहा है कि इस बार राजधानी को जलभराव का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब आपको मानसून में वायरल हो रही एक खबर दिखाते हैं। गुजरात के सूरत में बारिश ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 7 बार हुई इस रिकॉर्ड तोड़ बरसात के चलते सूरत के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में इस बीच कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सूरत से वायरल एक वीडियो, एक चाय की दुकान के अंदर और बाहर पानी भरा हुआ है और लोग बेफिक्र होकर चाय की चुस्की लगा रहे हैं, तो कहीं पर कोई सड़क पर भरे पानी में नाव पर सैर करता दिख रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी में आज मानसून की एंट्री होगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी करने की बात कही गई है। दावा यह है कि इस बार जल भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। यहां आज गड्ढों को भरने का रिकॉर्ड भी बनने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में आज से फिर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने का मौका मिलने की उम्मीद है। देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका मानसून के आज दिल्ली में दस्तक देने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यहां आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल है। मानसून के आज दिल्ली पहुंचने पर 2013 के बाद यहां उसका सबसे जल्दी आगमन होगा। 2013 में 16 जून को मानसून की बारिश हुई थी। आमतौर पर दिल्ली में 30 जून तक मानसून आता है। 2024 में मानसून 28 जून को, 2023 में 25 जून को, 2022 में 30 जून को और 2021 में 13 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। जाहिर है मानसून बारिश से दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ साफ हवा में सांस लेने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बारिश से प्रदूषण में कमी आने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार लाजमी है। इसके अलावा सरकार के दावों के मुताबिक दिल्ली वालों को एक और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में बारिश होने के साथ ही जगह जगह जल जमाव की समस्या से अक्सर लोगों को जूझते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार सरकार ने इससे निजात दिलाने की पूरी तैयारी होने का दावा किया है। हमने वो बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म प्लान था, मिड टर्म प्लान था, लॉन्ग टर्म प्लान था। लॉन्ग टर्म प्लान था जिसमें बड़ी बड़ी ड्रेन्स को चेंज करना था, जिसमें 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो वहां पर अगर पानी भरता है तो वहां पे हमारा काम जारी है, तो उसमें समय लगेगा। जो मिड टर्म प्लान थे जिसमें 6 महीने का समय लगना था, वो भी हमारा काम जारी है। जो 1 से 1.5 महीने में खत्म होने थे वो सारे पॉइंट हमने खत्म कर दिए, जिसमें से मेन है मिंटो ब्रिज। इस बार बारिश हुई थी, मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा और इस बार भरेगा भी नहीं। तो मिंटो ब्रिज के नीचे जो बार बार पिक्चर आती थी बस के खड़े होने की, डूब जाने की, वो पिक्चर नहीं दिखाई देगी। हमारी वहाँ पे पूरी तैयारी है। मिंटो रोड के पास जल जमाव से अक्सर परेशानी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस मानसून में अगर वहां जल जमाव नहीं होता है तो दिल्ली वालों के लिए ये बड़ी राहत होगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐसे सारे पॉइंट्स को चिन्हित करके उस पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को वाटर लॉगिंग की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो एमसीडी की छोटी नालियां हैं, उसके बाद में फिर वो वहाँ से पीडब्ल्यूडी की ड्रेन्स हैं, उसके बाद में हमारा एनडीएफसी के नाले हैं, उसके बाद में यमुना में चले जाते हैं। तो सारी नालियाँ, तो एमसीडी अपना काम कर रही है, एनडीएमसी अपना काम कर रही है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड अपना काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी, सारे विभाग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं
और हमारी मुख्यमंत्री जी के सारे निर्देश पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इस सब के अलावा मानसून को लेकर पुख्ता तैयारी के बीच दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद भी लगातार चल रही है। इस कड़ी में आज एक महा रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी शेयर की, जिसके मुताबिक दिल्ली में 14,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर एक ही दिन में 3400 गड्ढों को भरा जाएगा, यानी रिपेयर का काम होगा। हमने टारगेट रखा है और उसको पूरा करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के सारे अधिकारी, सारे इंजीनियर इस बात का प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएं। हमने 4 महीने से तो सारा गड्ढा भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज हमने कोई गड्ढा नहीं भरा, मगर कल 3400 गड्ढों को हमने उनके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पूरा जियो टैगिंग के साथ में मैप किया, पीडब्ल्यूडी की साइट पे अपलोड कर देंगे। कल बिफोर आफ्टर की पिक्चर डाल देंगे। ईमानदारी के साथ में उनका पिक्चर, उनका सारा लोकेशन वो काम कर रहे हैं, खाली हवा में नहीं कर रहे। एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में गड्ढों को भरे जाने से एक रिकॉर्ड तो कायम होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे गड्ढों की वजह से होने वाले सड़क हादसों का खतरा भी कम होगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश के बीच गड्ढे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। कई बार इन गड्ढों की वजह से कई हादसे हो जाते हैं। ऐसे में मुंबई में एक नई पहल की गई है कि मुंबई को गड्ढों से निजात दिलाने के लिए इस साल बीएमसी क्विक फिक्स ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप पर लोग सड़कों के गड्ढों की शिकायत आसानी से कर सकते हैं। बारिश का मौसम मुंबई में हर साल चुनौतियों का अंबार लेकर आता है और इस मौसम में सड़कों के गड्ढे मुंबई के लोगों की परेशानियों को दोगुना कर देते हैं। ये गड्ढे सड़कों पर चलने वालों के लिए मुसीबत तो है ही, इन गड्ढों की वजह से कई बार सड़कों पर लंबा जाम भी लग जाता है। मुंबई को इन गड्ढों से निजात दिलाने के लिए इस साल बीएमसी ने क्विक फिक्स ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर लोग सड़कों के गड्ढों की शिकायत कर सकते हैं। बीएमसी का दावा है कि शिकायत मिलने के बाद गड्ढों को जल्द से जल्द भरने का काम पूरा किया जाएगा। ये ऐप कितना कारगर है, ये परखने के लिए गुड न्यूज टुडे ने अंधेरी एसवी रोड पर इस ऐप का एक रियलिटी चेक किया। एसवी रोड अंधेरी वेस्ट में खड़े हैं, अंधेरी स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉटहोल्स दिखाई दे रहे हैं। अब बीएमसी ने इस प्रॉब्लम को समझते हुए जो ऐप है वो निकाला है। ये क्विक फिक्स ऐप जो है, पॉटहोल ग्रीवियंस ऐप आप कह सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालकर एंड्रॉयड या आईओएस पर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसमें आप कह सकते हैं जब ऐप आप ओपन करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन है रजिस्टर ग्रीवियंस, तो ये तकरार नोंदवा, ये रजिस्टर ग्रीवियंस पे हम जा रहे हैं। और ये जो पॉटहोल है, देखिए इस पे लोकेशन है, जीपीएस लोकेशन जो है वो आती है, तो पॉटहोल कहाँ का है वो आप खुद ऐप वाले जो है वो ये कर सकते हैं कि फेक कंप्लेंट्स ना हो। इस वक्त अभी हम इधर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पॉटहोल हमको दिख रहा है, उस पॉटहोल का एक फोटो लेकर के इस ऐप पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मेन रोड है ये, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर, ट्रैफिक यहाँ पर रहती है, तो ये फोटो हमने लिया है। ये देखिए, ये फोटो हमने पॉटहोल का लिया है और ये फोटो को हम यूज करेंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करेंगे कि पॉटहोल एट अंधेरी एसवी रोड, है ना। और एक अब शॉप का भी नाम जो है हम डाल देंगे। शुक्रवार को ऐप पर शिकायत करने के बाद बीएमसी हरकत में आई और सोमवार को जब हमारे संवाददाता दोबारा अंधेरी एसवी रोड पर पहुंचे तो रोड की सूरत बदली हुई थी। सभी गड्ढों को भर दिया गया था और अब इस रास्ते पर ट्रैफिक की आवाजाही भी सामान्य हो गई थी। 20 जून के तकरीब हम लोग इसी स्पॉट पर अंधेरी एसवी रोड पर आए थे और यहाँ पर हमने ये ऐप के जरिए जो फोटोज हैं वो अपलोड किए थे। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे हम बता रहे हैं कि 23 जून आज है,
और 3 पॉटहोल्स की कंप्लेंट हमने डाली थी। तो आप ये देखेंगे कि तीनों जो कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी अंधेरी एसवी रोड की इमेज पे मैं आया हूँ। हालांकि अंधेरी एसवी रोड का जो स्टेटस है वो यहाँ पर अपलोड होता हुआ नहीं दिख रहा है कि जो पॉटहोल है वो अभी भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग स्पॉट पर जहाँ पर मौजूद है, ये डेट भी आप देख पाएंगे 20 को जब हमने अपलोड किया था, तो 23 तारीख को जब हम अपलोड जून को 23 को यहाँ पर है, तब हम देख रहे हैं कि एक पैच वर्क किया गया लंबा टार रोड का। तो यहाँ की मेन शिकायत ये थी कि दोनों तरफ सीसी रोड होने के बावजूद भी एक ऐसा मिडिल पैच है जिसमें पॉटहोल हो रहे हैं। तो एक देख रहे हैं आप, एक पूरा टार पैच वर्क जो है वो इस रोड पर किया गया है। मुंबई को गड्ढों से निजात दिलाने के लिए कंक्रीट की सड़कें बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल मुंबई की 45% सड़कें कंक्रीट की बन चुकी हैं। कंक्रीट की सड़कें मजबूत होती हैं और उनमें गड्ढे नहीं बनते, लेकिन जब तक मुंबई की सभी सड़कें कंक्रीट की नहीं बन जाती, तब तक मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की समस्या से निपटने में बीएमसी का क्विक फिक्स ऐप लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। मुंबई से मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे।